हाय एवरीवन। आई होप आपका जीएल का पेपर बहुत अच्छा गया था। द पेपर वाज वेरी इजी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे, केस स्टडी भी बहुत मुश्किल नहीं पूछी थी, और बहुत सारा ऐसा डेटा था जो हमने बार बार चैप्टर में डिस्कस किया है, और उन्हीं में से सवाल आए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे। तो यस, द पेपर वाज इजी, बट ये आंसर के हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत भी हमें डाउट है कि हमारा पेपर कैसा गया है और आपको लगता है इस पेपर में वो एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप बाकी के 3 पेपर में अच्छे मार्क्स फेच कर पाओ ताकि आपका एग्रीगेट हो जाए। तो आप इसी पॉजिटिविटीज के साथ इस वीडियो को देखना, ठीक है। वेल चलो आंसर की फटाफट डिस्कस करना शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। तो हम जानते हैं कि हमारा एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर हमारे हाई कोर्ट्स हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हमारे सिविल जज हैं, और सिविल जज में भी हमारे पास सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन है। अब हम ये जानते हैं कि सारी ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपने हायर कोर्ट्स के जुडिक्शन में काम करती है। तो इसका आंसर ये आपको लिखना था। ये वन लाइनर्स हैं, डिटेल्ड आंसर का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। आप इन आंसर से सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं। सेकंड वाज, डज द जयपुर कोर्ट हैव टेरिटोरियल जुडिक्शन। वेल, हम ये जानते हैं कि टेरिटोरियल जुडिक्शन होने के लिए या तो डिफेंडेंट उस प्लेस पे रहता है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अगर वहां पे अराइज हुआ था तो उनकी कोर्ट का टेरिटोरियल जुडिक्शन वहां पे आ जाता है। तो यस, जयपुर वाली कोर्ट जो यहाँ पे थी उनके पास टेरिटोरियल जुडिक्शन था। दैट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन वाज, व्हाट इज अ स्टे ऑफ अ सूट। हम जानते हैं स्टे ऑफ अ सूट का मतलब होता है एक केस अगर कहीं पे ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है किसी दूसरी कोर्ट में, तो हम उसका प्रोसीडिंग्स कहीं और शुरू नहीं कर सकते, तो दूसरे वाले पे स्टे लग जाएगा। तो बस यही आंसर था, और इसमें करेक्ट भी था। व्हाट इज रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा हम लोग जानते हैं कि भाई ऑलरेडी अगर एक जजमेंट आ चुका है तो सिमिलर ऑफेंस के लिए आपको वापस से पनिश नहीं करेंगे, तो उस पर वापस से लिटिगेशन स्टार्ट नहीं होगा। रेस जुडिकाटा में आपको ये लिखना था। वॉज राहुल जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ समरी सूट। तो यस, समरी सूट आपने पढ़ा है, सीपीसी में आप फाइल कर सकते हो, और वो कंडीशन इस केस स्टडी में फुलफिल हो रही थी। तो यस, आप एक समरी सूट फाइल कर सकते थे। ये आपका फाइनल आंसर है A1A का। अगर हम 1B के क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19(1)। तो आप जानते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशनल बिजनेस, ये सब आपके फ्रीडम राइट्स थे, आपको इनके बारे में लिखना था। Did the government order violate Article 19(1)(a) and 19(1)(b)? Yes, a blanket restriction on a peaceful protest and social media promotion is excessive and unreasonable. तो इसका आंसर, हमारे स्टेटमेंट का आंसर yes आना चाहिए था। सेकेंड इज, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप जानते हैं अलाउड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है, तो आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ही लिखना था। वॉज द डिटेंशन वैलिड अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पे जो डिटेंशन था वो वैलिड नहीं था, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था और उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया था। इज ऑटोमेटेड ईमेल एक्सेप्टेंस वैलिड अंडर आईटी एक्ट। तो हम जानते हैं कि ऑटोमेटेड ईमेल इज नथिंग बट योर ऑथराइजेशन। तो अगर कोई पर्सन ऑथराइज कर रहा है सिस्टम को मैसेज भेजने के लिए, तो वो सिस्टम वाला मैसेज भी एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। तो इसका आंसर, स्टेटमेंट का आंसर भी यस आएगा कि यस, वो स्टेटमेंट खुद पर्सन ने भेजा है ऐसा ही माना जाएगा, और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते। वॉज सर्विस ऑफ समन्स ऑफ द कंपनी वैलिड। यस, जो पहला वाला समन था जो रिसेप्शन को किया था वो तो गलत था, क्योंकि आप रिसेप्शन को नहीं कर सकते हो। आपको कंपनी के किसी ऑफिसर या फिर जो टॉप मैनेजमेंट के पोजीशन वाले लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट है, बोर्ड मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको आप दे सकते थे। यहाँ पे सेकंड, उन्होंने डायरेक्टर को सर्व किया उसके घर पे बाय पोस्टल एड्रेस। अब अगर आप पोस्ट से भेजते हो नोटिस, तो इट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर कम्युनिकेशन, और यहाँ पे ये सर्विस वैलिड माना जाएगा जो उन्होंने बाद में डायरेक्टर को भेजा है। थर्ड, कैन कपिल रिकवर द लोन गिवन फॉर वेजरिंग डेट। अब देखो यहाँ पे हमें ये आंसर हम लिख सकते थे कि भाई वेजरिंग डेट में, वेजरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आप कुछ नहीं फाइल कर सकते, कोई भी लीगल प्रोविजन यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने दूसरा एग्रीमेंट किया था जो वेजरिंग से रिलेटेड तो है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम वेजरिंग एग्रीमेंट है, दूसरा एग्रीमेंट है, तो वो तो एनफोर्स होगा, वेजरिंग वाला एनफोर्स नहीं होगा। और अगर आपने यही मुंबई में किया होता तो वहां पे तो हमारे बैटिंग गैम्बलिंग सब कुछ ही इलीगल माना जाता है। तो अगर आप मुंबई में करते तो इलीगल माना जाता इस कॉन्ट्रैक्ट को, और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते फिर वो भी इलीगल माने जाते। तो हम इसमें दोनों आंसर लिख के आ सकते हैं। मुंबई में होता तो नहीं चलता, क्योंकि ये मुंबई में नहीं है, किसी और जगह पे है, तो वेजरिंग वाला तो नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्स किया जा सकता है। तो यस, यहाँ पे हमारा यस आंसर आएगा। नेक्स्ट इज कमलदीप गिल्टी ऑफ फॉर्जरी। If she knowingly used a false certificate to obtain employment, she is guilty of forgery. Forgery involves making or using false document in interim to deceive. तो अगर उन्होंने ये किया था तो forgery था। Can directive principle be enforced in court? हम जानते हैं कि directive principles कोर्ट में enforce नहीं किए जा सकते। व्हाट इज द मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ रूल हम जानते थे कि भाई अगर आपको किसी भी प्रोविजन में प्रॉब्लम थी तो हम पहले ये देखेंगे कि पहले प्रॉब्लम क्या थी, पहले लॉ क्या बना था, वो किस प्रॉब्लम को हटाने के लिए बना था, उसमें रिलीफ क्या दिया था। तो वो 4 पॉइंटर्स हमें लिखने इसमें, यहाँ पे भी सेम आएगा मिस्चीफ रूल में, हमें हमारे वही 4 पॉइंटर लिखने जो हमने मिस्चीफ रूल के लिए अलग से नोटबुक में लिखे हुए थे।
एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल हम जानते थे कि आप अगर पहली किसी बात को हाँ 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 कर रहे थे तो आप बाद में ना 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 नहीं कर सकते। तो एस्टोपल प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑन विच अनदर पर्सन हैज रिलाइड। तो अगर पहले उनके पिताजी ने हाँ कह दिया था तो बाद में मना नहीं कर सकते। इज अमिट्स डॉक्यूमेंट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। तो यहाँ पे नो आएगा क्योंकि प्रोमिसरी नोट में जो कंडीशन है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। आप अगर किसी इवेंट को लिख रहे हो तो वो कंडीशन चलेगी, पर वो इवेंट फिर अनकंडीशनल होना चाहिए, एज इन सर्टन होना चाहिए, मतलब वो होने ही वाला है। ऐसा इवेंट रखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इवेंट था कि मैं पैसा दूंगा जब मुझे पैसा मिलेगा, तो आपको पैसा मिलना है ना मिलना अनसर्टन है, वो फिक्स नहीं है। तो इन सच अ केस वो नहीं माना जाएगा प्रोमिसरी नोट, क्योंकि कंडीशन अनकंडीशनल नहीं थी। कैन एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड इन इट्स ओन जुडिक्शन। तो हम जानते थे कि हाँ वो खुद का जुडिक्शन खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये वर्ड पढ़ा था कॉम्पटेंस कॉम्च, ये वाला वर्ड हमें याद रखना है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पटेंस एंड कॉम्च। वाई आर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इंपॉर्टेंट। तो भाई जुडिशियल प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी सर्टेनिटी बनाए रखते हैं वो, और क्योंकि कोर्ट्स पास करती है, जो भी हायर कोर्ट पास करती है सारी लोअर कोर्ट्स को बाउंड होते हैं डिसीजंस, तो इसीलिए डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तो सभी पे बाउंड करते हैं। When must a banker refuse payment of a check? अब यहाँ पे देखो आपको पूछा है when must a banker, हमने वहां पे बुक में 2 पॉइंट अलग अलग पढ़े थे। बैंकर मस्ट मतलब मस्ट कब कब उसे करना ही पड़ेगा रिफ्यूज, और कब कब वो मे में कर सकता है, व्हेन बैंकर मे रिफ्यूज। तो मे वाले में हम पॉइंट लिखते थे जब उसको डाउट होता है, चेक पे उसको करेक्शंस लिखते हैं। लेकिन मस्ट में हम कौन से पॉइंट लिखेंगे कि भाई जिसका अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई है, आप अकाउंट होल्डर ने खुद आपको बोल दिया कि चेक क्लियर मत करना, वो सारे केसेस हमें यहाँ पे लिखने हैं। What is the exclusion of time? What is the exclusion of time under Limitation Act? तो if a person, हमने पता था कि अगर आपने सेक्शन 14, अगर आपने दूसरी कोर्ट में केस फाइल कर दिया है जहां पे जुडिक्शन नहीं था, तो जितने दिन आपके वहां लगे थे वो दिन आपके लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड कर दी जाएंगे। वो वाला पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना था। तो सेक्शन 14 की हमें अच्छे से बात लिख के आनी थी। What happens when a custom conflicts with statute? अब देखो हम जानते हैं कि कस्टम बहुत पुराना है, एंशिएंट है, लेकिन कस्टम में एक और जो प्री रिक्विजिट ऑफ कस्टम थे उसमें एक बात लिखी हुई थी, इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इट शुड नॉट बी अगेंस्ट लॉ ऑफ लैंड। तो कोई भी लॉ जो एस्टेब्लिश है उस जगह पे, वहां पे कस्टम उसको ओवर रूल नहीं कर सकता। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना था। कैन मीता रिकवर द एन्यूटी? ये हमने केस लॉ एज इट इज पढ़ा था, वो मामा और मम्मी वाला, कि भाई मम्मी ने आपको प्रॉपर्टी दी थी, तो मम्मी से जो प्रॉपर्टी आपको मिली है, जो थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन मिला है, वो भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, आपको एन्युटी देनी पड़ेगी। विच प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज वायलेटेड? यहाँ पे हम देखें तो द रूल अगेंस्ट बायस वाज वायलेटेड। अ पर्सन कैन नॉट बी जज इन अ मैटर वेयर ही हैज पर्सनल इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विद वन ऑफ द पार्टीज, ये हमने पढ़ा है। व्हाट रॉन्ग डिड मीरा कमिट अगेंस्ट रवि? मीरा कमिटेड डिफमेशन, जान पूछ के किसी की बदनामी करना इज डिफमेशन। तो उन्होंने डिफमेशन किया था और उनको उसी का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। What are the essential of a government contract? A government contract must be in writing, made in the name of president or governor and executed by an authorized officer as required under Article 299. आपको सिर्फ याद रखना था कि it is in the name of president or governor. Difference between decree holder and judgment debtor. A decree holder is the person whose favor decree is passed, while a judgment debtor is the person against whom the decree is passed. यही हमें लिखना था, इसको थोड़ा elaborate करके लिखना था। Which agency are excluded under IT Act? हमने पढ़ा था कि भाई हमारे जितने भी डिफेंस वाले हैं, रॉ हैं, जितने भी हमारे डिफेंस वाले सेक्टर है वो सारे क्या हैं, एक्सक्लूडेड है, उनका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। एंड द लास्ट वन इज व्हेन अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया है, जिस चीज के लिए उसने श्योरिटी दी थी आपने वो मॉडिफाई कर दिया, उसे पता भी नहीं है, तो ही इज नॉट लायबल इन सच केसेस। अगर आपने रिवोक कर लिया है या इंपेयरमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर लिया, इन सारे ही केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। या तो अगर उसने अपनी श्योरिटी निभा दी है तो भी वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये आपका जेएचएल का पेपर था 2026 अटेम्प्ट का। ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, और जितने भी लोगों ने इसमें आंसर लिखे हैं सब आसपास का रिलेवेंट आंसर तो जरूर लिख के आ पाएंगे, क्योंकि ये सारे मेन कंसेप्ट है अपने अपने चैप्टर्स के। तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। वेल नाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर, जो भी आपका है आप उसके लिए प्रिपेयर करो। ये आंसर की को एक बार आराम से रेफर कर लो, श्योर हो जाओ कि आपका जेएल का पेपर बहुत अच्छा गया है। उसी कॉन्फिडेंस में नेक्स्ट पेपर अपियर करो, और फिर हम नेक्स्ट पेपर का भी डिस्कशन उस दिन पेपर के बाद जरूर करेंगे, और इसका डिटेल वीडियो भी हम कल तक जरूर डालेंगे। आप वो डिटेल आंसर भी बाद में आराम से चेक कर लेना। टेक केयर एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट पेपर।